नमस्कारम। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अपन आज राम सीरीज का सेकेंड एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट एपिसोड आपको कैसा लगा? अपन ने फाइव क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन चर्चा करने वाले हैं 6 क्वेश्चन की। तो अपन फटाफट सीरीज स्टार्ट करते हैं। कोई टाइम अब गए, फर्स्ट सीरीज थोड़ी लंबी चली गई थी, उसको अपन टाइमिंग का ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को अपन लगभग अप्रोक्सीमेट 1 घंटे के आसपास लेंगे। स्टूडेंट फर्स्ट क्लास से टाइमिंग का पता नहीं चला, ज्यादा लंबा चला गया टॉपिक। तो अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने एसएससी सीजीएल 2024 की पीपीटी बना के डाल रखी, जिसको अपन एनालिसिस कर रहे हैं राम सीरीज के थ्रू में। तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहां पे है ना, इसकी पीपीटी बनी हुई, पीपीटी बना के मैंने डाल रखी, तो आप वहां से पीपीटी को प्रिंट आउट भी निकला सकते हो, फिर मोबाइल के थ्रू आप स्टडी कर सकते हो। तो मैं उस पीपीटी के थ्रू ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो अपने पास 6 क्वेश्चन आके निकलता है कि भैया अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था। अकबर के शासन, क्वेश्चन देखो, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था। आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन चल गया होगा। ऑप्शन नंबर 1 मुल्ला दो प्याजा, तानसेन, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये इसके नवरत्न के नाम दे रखे हैं। मुल्ला दो प्याजा हो गया, तानसेन हो गया, टोडरमल हो गया, अब्दुल रहीम तक। सवाल पूछता है कि अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था। तो अपन इस वीडियो के थ्रू चर्चा करने वाले हैं, या पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन मान के चले, 6 क्वेश्चन को मान रहे फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू अपन ये अकबर का पूरा स्टडी करने वाले हैं। भैया पहले अपन पूरे अकबर की स्टडी करेंगे, लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो जाएगा, जिसमें अकबर की पूरी हिस्ट्री पर पता कर लेंगे। भैया अकबर का जन्म, पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एक युद्ध आता है जिसको अपन पानीपत का सेकंड वॉर के नाम से जानते हैं। उस वॉर के बाद अपन इसका जो एक बैरम खान था उसके बारे में पढ़ेंगे। भाई बैरम खान कैसे क्या था, उसका पतन किस प्रकार से हुआ, फिर इसके बारे में इसका अभियान, अकबर के जो अभियान किए थे उनके अभियानों के बारे में सिर्फ बताएंगे कि भाई इसका पहला अभियान कौन सा, लास्ट अभियान कौन सा, बीच के कौन कौन से थे। एक बार उसकी मैं लिस्ट आपको बनवा दूंगा। फिर इसके बाद में इसके नवरत्नों के बारे में बात करेंगे, और फिर लास्ट इसके धार्मिक नीतियों के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो कुछ ही नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो, जो अपन कंप्लीट कर लेंगे। बात करते हैं अकबर की। अकबर महान था। अकबर की, लो जी भाई साहब, अकबर की बात करते हैं। अकबर का शासनकाल या अकबर का टाइम पीरियड, ये इसको बोलते हैं टेन्योर। अकबर का टाइम पीरियड क्या था? 1556 से 1605 तक। बढ़िया यार, वो पता है आप लोगों को, तो बहुत कुछ पता है यार। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी जिसको अपन क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में एनालिसिस कर रहे हैं। बोलो अकबर, पहले इसके बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। भैया तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, इसके वास्तविक नाम क्या था, इसके पिता का, मम्मी का, इनका क्या नाम था, और इसका जो संरक्षक था वो, इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वहां वो कहां हुआ था। तो आइए चर्चा करते हैं अकबर के बारे में। पहले अपन देखते हैं अकबर का पहले जन्म के बारे में बात करते हैं। अकबर का जन्म कब हुआ था, बात करते हैं जन्म के बारे में। जो अकबर था, इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर, जो अभी गई है। तो यानी 15 अक्टूबर 1542 को इसका क्या होता है, जन्म होता है। अक्टूबर 1542 को अमरकोटा के किले में हुआ। ये अमरकोट में क्या होता है, इसका जन्म होता है। तो इसका पहले जन्म के बारे में बात कर लिया। अब इसके बात करते हैं इसका बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम था बदरुद्दीन। क्या? बदरुद्दीन। इसके बचपन का नाम क्या था? बोले यार भैया बचपन का नाम भी होता था क्या? जय यार, सबके बचपन के नाम होते हैं, आपके बचपन का नाम भी हो, कुछ ना कुछ तो होगा ना बचपन का नाम। इसको क्या बोल के बुलाते थे, किसको क्या? तो इसके बचपन का नाम था बदरुद्दीन। बदरुद्दीन इसके क्या था, बचपन का नाम था। अब बात करते हैं इसके पिता और माता के बारे में। पिता आप जानते हो, देखो जो मुगल काल था, इसमें जो पहले आया था बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर, यानी कि हुमायूं का कौन था, पापा था। अकबर का पापा यानी इसका पिता कौन होगा, पिता होगा हुमायूं कौन होगा, इसका पिता। लो भैया, पिता की बात कर ले तो माता भी आएगी। इसकी जो माता थी, माता का नाम था हमीदा बानो। एक बार लिख लो, हमीदा बानो उसका माता का नाम था, यानी कि मम्मी का नाम। ये बट इसका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसके बात करते हैं इसका संरक्षक कौन था। देखो जो अकबर था, जो हुमायूं, सुनो, जो अकबर था
13 वर्ष की उम्र में क्या बनता है, शासक बन जाता है। तो उसका क्या होगा, अब जो 13 वर्ष का, आप जानते हैं 13 वर्ष का कोई भी बालक होगा वो क्या है कि शासन नहीं चला पाता। उस शासन को चलाने के लिए उसका एक हेल्पर की जरूरत होती है, जिसको हेल्प करने वाला चाहिए होता है। हेल्पर था उसका बैरम खान। जो बैरम खान था, बैरम खान की बात अपन बाद में करेंगे। इसका संरक्षण के बारे में बात करते हैं, संरक्षक, क्योंकि बैरम खान के बारे में अपन आगे बात करने वाले, बैरम खान की पूरी हिस्ट्री जानेंगे अपन। संरक्षक, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अगर अकबर अपन पढ़ रहे हैं तो उसके थ्रू अपन कुछ भी पॉइंट ना छोड़े। संरक्षक की बात करते हैं, इसका संरक्षण था बैरम खान। बैरम खान, चलो लो इसका संरक्षक के बारे में बात कर लिया। अगला पॉइंट अपन बात करते हैं, भैया चलो हो गया। तो अकबर, आप बोल रहे हो भैया 13 वर्ष की उम्र में ये सिंहासन में बैठा, तो भैया कहां सिंहासन पर बैठा, कहां सिंहासन में। और ये जो क्वेश्चन है, जो ये जो लाइन में लिखवाने वाला, वो क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 10 के रूप में आपको पीपीटी में दे रखा है। वो क्वेश्चन है सेम, कि इसने पूछा कि भैया 13 वर्ष की आयु में अकबर को ये जो कलानौर था, कलनौर, ये कलानौर, तो वहां पे ये जो कलानौर था वो कहां स्थित था, वो था पंजाब में। पंजाब में इसको क्या करता है, जो बैरम खान था, बैरम खान ने ईंटों का सिंहासन बना के इसको गद्दी में बिठा दिया था, भैया अब आप हिंदुस्तान के बादशाह हो। तो ईंटों के सिंहासन में बैठा 13 वर्ष की उम्र में कौन, अकबर। किसने बैठा है, बैरम खान ने। और कहां बैठा है, कलानौर, यानी कि पंजाब। कलानौर पार्ट था पंजाब का। तो अब आता है कि इसका राज्याभिषेक। राज्याभिषेक कहां होता है, राज्याभिषेक हुआ 1556 में। इसका राज्याभिषेक होता है 1556 में कलानौर, जो कि था पंजाब में। वहां पे ईंटों के सिंहासन पे बैरम खान के द्वारा इसका सिंहासन रुद्ध किया गया। बैरम खान के द्वारा इसको सिंहासन रुद्ध किया गया, यानी कि सिंहासन में बिठाया गया। एक सेकंड की मात्रा सही कर दूं, इसको वापस लिखता हूं। ओके डन। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। हाँ भाई, अकबर का बेसिक, उसका जन्म कहां था, उसका बचपन का नाम, पिता माता का नाम, संरक्षक कौन था, और उसका राज्याभिषेक कब और कहां हुआ था। 13 वर्ष की उम्र हो गया था इसका राज्याभिषेक। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अपन बात करते हैं कि भैया क्या कुछ स्थिति बन रही थी उस समय, कुछ सिचुएशन बन के आई थी। वो सिचुएशन क्या थी, मैं रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो। अब अपन बात करने वाले हैं उस स्थिति की, भैया क्या स्थिति बन के आई थी। अब ये ना पंजाब में सिंहासन में बैठ गया। अब ये और बैरम खान सेना सहित कहां आ रहे हैं, दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में होता है खेल, लेकिन दिल्ली में क्या हो गया, दिल्ली में हो गया खेल। बोलो भैया खेल कैसे हो गया। जैसे देखो ये है दिल्ली, ये है दिल्ली और ये है आगरा। दिल्ली और आगरा में दोनों में बैठा था मुगल सूबेदार। यहां बैठा है मुगल सूबेदार, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो वो आ रहा है भैया। अब हम यहां पे आके अकबर को ना पूर्ण रूप से ना भारत का या भारत का शायद सम्राट घोषित कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली और आगरा, तो इसमें यहां पे कौन बैठा है, मुगल सूबेदार था, मुगल सूबेदार। एक बार आपको मैं स्थिति बता रहा हूं भैया क्या सिचुएशन है। इसके थ्रू पानीपत का सेकंड वॉर होगा। पानीपत का सेकंड वॉर होने से पहले की स्थिति समझो भैया, क्या स्थिति बन रही, तब जाके पानीपत का सेकंड वॉर हुआ। मुगल सूबेदार था तारदी बेग। तारदी बेग नाम का मुगल सूबेदार था, जो दिल्ली और आगरा पर शासन कर रहा था। लेकिन एक आता है आदिल खान। आदिल खान का एक मंत्री था हेमू। अब बोलोगे यार भैया हमें ऐसा करो, हमें तो ये जो सेकंड वॉर है पानीपत का, वो तो हमें याद है कि जो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, और उसमें ना हेमू की हार होती है, अकबर जीतता है। वो ही आ रहा है अभी, वो सिचुएशन बना रहा हूं। कैसे सिचुएशन बन रही है, हेमू क्या करता है कि तारदी इन पर हमला करता है। कहां पे, दिल्ली और आगरा पर। हेमू ने हमला किया, यहां पे हेमू करता है हमला। हेमू कर दिया हमला कहां पे, दिल्ली और आगरा पे। चलो बहुत बढ़िया बात। अब ये तारदी बेग को क्या करता है, हरा देता है। तारदी बेग को हरा दिया कौन, हेमू हरा दिया तारदी बेग को, बहुत बढ़िया। अब देखिए अभी इसने तारदी बेग को हरा दिया। तारदी बेग
कहां शासन कर रहा है? दिल्ली और आगरा में। बोलो भैया हाँ शासन कर। अब ये जो हेमू हर आया, तो अब ये हेमू राज करेगा ना दिल्ली और आगरा पे। तो दिल्ली और आगरा पे अधिकार किसका हो गया? हेमू का। अधिकार किसका हो गया? यहां पे इसका अधिकार हो गया हेमू का। अब हेमू उसको संभाल रहा है, हेमू शासन कर रहा है दिल्ली और आगरा पर। चलो बहुत बढ़िया। बोलो भैया आगे की कहानी बताओ। मतलब मैं बताता हूं आपको आगे की कहानी क्या हुई थी। अब हेमू जैसे गद्दी पर बैठा, तो गद्दी पर कोई भी शासक किसी युद्ध को जीतता है और उसके सिंहासन पर बैठता है, तो सिंहासन बैठे वो उपाधि धारण करता है। अपने हेमू जी धारण करेंगे क्या? हेमू था हिंदू शासक, तो हेमू जी धारण करेंगे विक्रमादित्य की उपाधि। ये उपाधि धारण करेंगे किसकी? विक्रमादित्य की। ये अति महत्वपूर्ण सवाल। हेमू उपाधि धारण करता है विक्रमादित्य की। स्टार लगा लो उस पे। हेमू उपाधि धारण करेगा किसकी? विक्रमादित्य की। चलो बहुत बढ़िया। अब इस चीज की जो न्यूज है, क्योंकि बैरम खान और अकबर वो क्या है, पंजाब के थ्रू आ रहे हैं, दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। लेकिन इस चीज की न्यूज भैया की जो हमारा ये था कौन, तारदी बेग हारता है। हारने की न्यूज जैसे ही अकबर और बैरम खान को पता चलती है, तो एक जगह है सरहिंद, जैसे इसका समाचार पता चला किसको? ये लिखने की बात नहीं है, मैं तो बता रहा हूं कि भैया पानीपत का सेकंड वॉर क्यों हो रहा था, उससे पहले क्या सिचुएशन बनी थी। समाचार पता लगा किसको? अकबर और बैरम खान को, कि भैया ऐसे हमारा जो मुगल सूबेदार था तारदी बेग, उसको ना हिंदू सम्राट हेमू ने हरा दिया, और अब वहां पे कौन शासक कर रहा है? हेमू, आगरा और दिल्ली पर। तो जो बैरम खान था, बैरम खान क्या करता है? सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध सभा का आयोजन करता है। युद्ध सभा के आयोजन का मतलब कि भैया अब हमें किस प्रकार युद्ध करना है, क्योंकि इनको पता भाई जीतना तो हमें यही है, क्योंकि अकबर को राजा बनाना ना, अकबर को राजा होना तो इनको जीतना वापिस जरूरी है। बैरम खान करता है सरहिंद नामक स्थान पर, सरहिंद नामक स्थान था, सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध सभा का आयोजन, युद्ध सभा का आयोजन। लो जी, ये इंपॉर्टेंट है सरहिंद, क्योंकि बाद में अकबर है ना इसको जो हज की यात्रा भेजा था, तो उस समय इसको सरहिंद का भी क्या, उससे पहले ये मान लो अकबर ने ना बैरम खान को ना सरहिंद का क्या बना दिया था? वजीर बना दिया था। जागीरदार बना दिया, सॉरी। आपका ये पॉइंट क्लियर है कि ना भैया अकबर बैरम खान आ रहे थे, इनको पता चलता है भैया हमारा जो मुगल सूबेदार था तारदी बेग वो हार चुका है, अब वहां पे शासन कर रहा है हिंदू सम्राट हेमू दिल्ली और आगरा पर। चलो बहुत बढ़िया। अब ये क्या करता है? बैरम खान और अकबर मिलकर युद्ध नीति बनाते हैं। युद्ध नीति यानी कि युद्ध सभा का आयोजन करते हैं कहां पे? सरहिंद नामक स्थान पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरहिंद। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, डबल स्टार नहीं 4 स्टार लगा दिए। अब ये क्या पहुंचेंगे? अब ये जाएंगे पानीपत वॉर करने के लिए। भैया अब हमें करना है वॉर। अब बात आती है पानीपत का सेकंड वॉर के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बोलो। पानीपत का सेकंड वॉर के पहले की समझ में है ना स्थिति, ये स्थिति बन रही थी। चलिए अपन चर्चा करते हैं आगे। अब बात करेंगे पानीपत के सेकंड वॉर की। किसी को डेट पता है क्या? डेट पता है क्या? भैया मन तो पता है हमें कि ना नवंबर 1556 को हुआ था पानीपत का सेकंड वॉर। भैया यार डेट बता दो आप तो। नहीं यार भैया डेट तो मेरे को नहीं पता, डेट आपको याद कराऊंगा। अपने क्रिकेटर है फेमस विराट कोहली का बर्थडे कब आता है? सबको याद है, मैक्सिमम लोगों को पता है भैया 5 नवंबर को विराट कोहली का बर्थडे आता है। उसी दिन हुआ था सेकंड पानीपत का वॉर। बोलो भैया यार लिंक तो करा दिया आपने। अब बात करते हैं सेकंड पानीपत का वॉर, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का सेकंड वॉर। अरे अब खत्म कर देंगे जल्दी, अब कुछ ही नहीं बचेगा, अब जल्दी खत्म करेंगे। एक बार ये वॉर है बस काम खत्म। एक समझने वाली चीज है भाई, एक बार समझ लो ना तो कोई दिक्कत नहीं आती। फिर बाद में क्वेश्चन आएगा ना अकबर से आप सीधा उड़ाओगे, सीधा उड़ाओ भैया ने पढ़ाया था मैं ये ऐसा है, ये आंसर खत्म, टाटा बाय बाय गया। अब अपन बात कर रहे हैं पानीपत के सेकंड वॉर की। ये कब हुआ था? डेट क्या बताया मैंने? 5 नवंबर। 5 नवंबर क्या था? विराट कोहली का बर्थडे। तो 5 नवंबर
1556 को क्या होता है, पानीपत का सेकेंड वॉर होता है। किस किस के बीच में होगा, अकबर आ चुका है, अकबर के रूप में ही अकबर का संरक्षक था बैरम खान, तो बैरम खान करेगा युद्ध। यानी कि यहां पे लिखा अपन अकबर और यहां आ गया बैरम खान। आप ये याद रखना भैया, अकबर अभी 13-14 साल का है, वो युद्ध नहीं कर सकता, तो उसके लिए जो उसका बैरम खान होगा वो उसका युद्ध करने वाला होगा। यानी इधर सेनापति पूरा संचालन यही कर रहा था बैरम खान। इधर से होगा हेमू। अब जो हेमू था, क्वेश्चन बनता है भैया हेमू के हाथी यूज करता था, तो इस हाथी का नाम पूछ लेता है। हेमू के हाथी का नाम क्या था, हेमू का हाथी का नाम था हवाई। अति महत्वपूर्ण सवाल, हेमू के हाथी का क्या नाम था, हेमू के हाथी का नाम था हवाई। अब क्या कर रहा है, अकबर और हेमू के बीच में युद्ध चालू हुआ, बहुत बढ़िया। हेमू के पास मतलब बहुत बढ़िया पावर थी, अब इनके पास सेना ज्यादा थी, लेकिन क्या करता है कि जो हेमू था एक ही वॉर में पूरे मुगलों को अस्त व्यस्त कर दिया था। लेकिन बाई चांस एक दुर्घटना घटित हुई। बोले भैया दुर्घटना कैसे घटित, हेमू जीत रहा था इस वॉर को, सेकंड पानीपत का वॉर को हेमू जीत रहा था। बोले भैया जीता तो फिर हार कैसे गया। एक दुर्घटना घटित हो गई, इसी में एकदम से क्या हुआ कि कोई एक तीर आकर इसकी आंख में लग गया। आंख आप जानते हैं, अगर कोई तीर आके किसी की आंख में लग गया तो आंख में लग गया तो वो क्या हो गया, अचेत होकर गिर गया। अचेत होकर गिर जाएगा, यहां पे इसको लिख लो कि एक तीर आया, तीर आकर इसकी आंख में लगा, आंख में लगा तो ये अचेत होकर गिर गया, अचेत होकर गिर गया। लो जी भाई अचेत होकर गिर गया, तो अब यहां पे अब इसकी हार होगी। यहां से हेमू क्या होता है, हार जाता है, और ये क्या हो गया, जीत जाते हैं। ये तो कर गए लॉस, ये कर गए विन। आया समझ में। अब भैया ये गिर गया अचेत होकर, तो इनकी हार हो गई। अब क्या होता है कि हेमू को बंदी बना लिया गया, यहां से पॉइंट लिख लो, हेमू को बंदी बना लिया गया, हेमू को बंदी बनाया, हेमू को बंदी बना लिया गया। हेमू बंदी बन गया तो अब क्या करेगा बैरम खान, बैरम खान क्या करता है, अपनी तलवार से इसका सिर कलम कर देता है, सिर धड़ से अलग कर देता है। अब क्या करता है कि जो इसका अब जो हेमू का सिर होगा, सिर तो भेज देगा इसको काबुल, और उसका जो धड़ होगा धड़ को लगा देगा, जो धड़ था इसका यानी गर्दन के नीचे वाला पूरा पार्ट, उसको है ना दिल्ली के किले पर लटका दिया गया। इसका जो सर था, अब जो हेमू के सर को तो भेज दिया काबुल, और इसका जो धड़ था, धड़ वाले पार्ट को ना दिल्ली के किले पर लटका दिया, दिल्ली के किले पर लटकाया। ये तो थी तड़कती भड़कती न्यूज। भैया इसमें क्या सवाल बनेगा, सवाल बनेगा क्या, पानीपत का सेकंड वॉर कब और कहां हुआ। पानीपत का सेकंड वॉर डेट पूछ लेगा, कब हुआ, 5 नवंबर। ये याद रखना, विराट कोहली का बर्थडे आता है 5 नवंबर, तो 5 नवंबर 1556 को क्या होता है, पानीपत का सेकंड वॉर हुआ। बोलो भैया हुआ, बढ़िया बात है। किस किस के बीच में लड़ा गया, सवाल ये बनता है अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। एनडीए का क्वेश्चन है, ये रेलवे का एनडीए का क्वेश्चन है, सीधा सीधा अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। भैया अब आपने ये जो कहानी बताई, चलो क्वेश्चन एक ये बनेगा हाथी वाला। हेमू के हाथी का क्या नाम था, हवाई। हेमू के हाथी का क्या नाम था, हवाई नाम था। चलो बहुत बढ़िया। अब भैया अब आपको पता है कोई युद्ध जीतता है तो उपाधि धारण करता है। अब यहां पे जो अकबर होगा, अकबर उपाधि धारण करेगा गाजी की। मैं बस को थोड़ा रफ कर रहा हूं, यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। अकबर उपाधि धारण करेगा गाजी की, तो उसमें दिखाने वाला हूं। अकबर चच्चा धारण करेंगे किसकी, गाजी की उपाधि। अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की, अकबर ने गाजी की उपाधि धारण करी। लो जी भाई साहब, गाजी की उपाधि धारण करने वाला अकबर, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया पानीपत का सेकेंड वॉर। अब अपन बात करते हैं बैरम खान की। बैरम खान कौन था, तो जो बाबर आया था ना, बाबर के समय बैरम खान भारत आया था और इसने हुमायूं की बहुत अच्छी तरह सेवा की थी। अब हुमायूं का बेटा कौन, अकबर, अकबर की सेवा करेगा। अब बात करते हैं बैरम खान की। बैरम खान का पतन करवाते हैं। भैया बैरम खान का पतन कैसे और क्यों किया गया, किया तो क्यों गया, अब इसकी उम्र भी हो गई थी। अब इसको क्या है कि
मक्का भेज दिया गया था अकबर के द्वारा। और वो थोड़ी स्टोरी देख लेते हैं एक बार। अब फिर इसके बाद में अपन बात करने वाले इसके अभियानों की, अभियान के बाद इसके नवरत्नों की, नवरत्न के बाद इसकी जो धार्मिक नीति थी वो, और वहां पे टॉपिक खत्म, टाटा बाय बाय। अब अपन बात कर रहे हैं बैरम खान की। बैरम खान का पतन, ये लो। अब बैरम खान के पतन के बारे में बात करते हैं। बैरम खान के 4-5 पॉइंट जान लेते। भैया बोलोगे भैया क्वेश्चन आ गया तो यार आपने पढ़ाया नहीं, बैरम खान अकबर में आ रहा था। अब उसी बात को लेकर मैं ये टॉपिक करवा रहा हूं। बैरम खान अब बता दिया। अब ये बाबर के समय भारत आया था, हुमायूं की खूब सेवा की थी, और अकबर इसका संरक्षक था। तो अकबर संरक्षक कब तक रखा? 1556 से 1560 के बीच में ये अकबर का संरक्षण रहा था। 1556 से 1560 ईस्वी के मध्य तक या तक यह अकबर का संरक्षक रहा था। अकबर का संरक्षक रहा था। लो जी, एक पॉइंट क्लियर। अब जो अकबर है ना, बैरम खान को खान बाबा के नाम से बोलता था। क्या बुलाता था? खान बाबा। अकबर बैरम खान को खान बाबा बुलाता था। अब बात है 1560 के आसपास। अब ये सोचता है कि भैया, अब हम अकबर सोच रहा है, अकबर की थिंकिंग बता रहा हूं, अकबर ने उस समय क्या सोचा। अकबर सोच रहा है कि भैया अब देखो, अब अपने को संरक्षक की जरूरत नहीं है, अब अपन इतने काबिल हो चुके हैं कि हम अब साम्राज्य को चला सकते हैं। तो ये बात अकबर ने अपने कोई भी बोलता ना पत्र वाले के पत्र को लेकर, अकबर ने पत्र में अपनी सारी बातें ये लिखी और उसको है ना बैरम खान के पास पहुंचाया। अब ऐसा करो, बैरम खान को बोलता है भैया अब मैं चाहता हूं कि आप अब मक्का की यात्रा करें। तो अकबर ने इसको कहां भेजा? मक्का। अकबर ने मक्का की यात्रा के लिए भेजा। मक्का की यात्रा भेजा गया, वो प्रस्ताव रखा है, सुनना कहानी। प्रस्ताव रखा, बोलो भैया प्रस्ताव रखा मतलब भेज देगा बाद में, लेकिन यहाँ पे एक होता है विद्रोह। अब ये जो अकबर था ना, इस प्रोसेस को बहुत तेज कर रहा था। प्रोसेस की जो उसकी टाइमिंग थी बहुत ज्यादा थी, वो ज्यादा एक तरह से कर रहा था कि भैया आप जाओ। तो जो कौन था? बैरम खान को होता है शक, भैया ये इतना क्यों कर रहा है? हाँ मैम राजी हो गए मक्का जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कर रहा है कि अब बैरम खान अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर देगा जलंधर विद्रोह करा। अकबर फिर विद्रोह को दबाएगा, वहां से इसको खुश करके इसको कहां भेज देगा? मक्का भेज देगा। लेकिन क्या होता है कि मक्का जाते टाइम ये गुजरात के पार से था, पाटन जगह, वहां पर कोई मुस्लिम था, ये अफगानी था, मुबारक खान के थ्रू इसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। मक्का जाते समय जगह है गुजरात के पाटन में। यह पाटन पार्ट है गुजरात का। तो गुजरात में मुबारक खान के द्वारा, जो मुबारक खान था एक अफगानी था, जो अफगानी था, इसके द्वारा हत्या कर दी जाती है। हत्या कर दी गई। तो ये बैरम खान का पतन हो गया। एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट लो उसका। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसके अभियान में बात करेंगे। एक दो आपको ना अभियान सारे बार ऐसा करता हूं, इसके कौन कौन से अभियान थे सारे बार लिस्ट बनवा देता हूं, ठीक है? लिस्टिंग कंप्लीट करें, क्योंकि अपन इतना डीप भी नहीं पढ़े भाई, मैं पूरे अकबर पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अकबर टॉपिक है बहुत बड़ा। अब जो उसके अभियान होंगे ना, जैसे मेरी जो क्लास आई है अभी हमारी मॉडर्न चल रहा है, मॉडर्न के बाद में मैं ना मिडाइवल लूंगा, मिडाइवल में मैं एंशिएंट मिडाइवल दोनों से कंप्लीट कराऊंगा, तब ये अपने आएगा मिडाइवल हिस्ट्री। तब उसमें मैं बहुत डीप करवाऊंगा, बहुत डीप। अकबर जाएगा 1 से 2 लेक्चर में, एक लेक्चर से अकबर कंप्लीट करेगा। अब देख लो, कम से कम 40 से 50 मिनट का अकबर है पूरा। फटाफट नोट कर लिया। अब अपन बात करें इसके अभियान की। सारे रेडी? चलो अब अपन बात करते हैं इसके अभियानों के बारे में। ग्रीन से लिखते हैं ना अभियान, ग्रीन मार्कर ये रहा। अब बात करते हैं इसके अभियान के बारे में। भैया कहां का इसने अभियान चलाया? अकबर की नीति क्या थी?
अकबर ने अलग अलग राज्यों से अलग अलग नीति अपनाई थी। इसका जो मेन नीति थी वो थी वैवाहिक संबंध। ये क्या है, जो राजपूत थे उनसे वैवाहिक संबंध अपना मतलब वैवाहिक संबंध ज्यादा रखता था। यानी कि उनकी कोई बेटी बेटी हो गई, कोई भी राजपूत शासक है तो कोई भी राजपूत शासक उसकी कोई बेटी है तो उससे वो क्या तो खुद विवाह कर लेगा या अपने बेटों का विवाह करवा देता था। तो ये था वैवाहिक संबंध वाला, जिससे क्या होगा वो उसके सगी संबंधी हो जाएंगे, अच्छे दोस्त हो जाएंगे, उसके खिलाफ विद्रोह नहीं कर पाएंगे। एक तो ये नीति थी, एक था दूसरा युद्ध करो नीति। मेनली ये वैवाहिक संबंध वाला नीति अपनाता था। तो अब बात करते हैं अकबर का पहला अभियान। अकबर का पहला अभियान आता है 1600 नहीं 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 1600 थोड़ी ना था, ये था 1561 का मालवा विजय। पहला इसका था, मैं लिस्टिंग बना दूं। 1561 में ये क्या करता है, मालवा विजय करता है। मालवा विजय, ठीक है। मालवा का उस समय शासक था बाज बहादुर। मैं वो सिर्फ स्टोरी बताता हूं। मालवा का शासक था बाज बहादुर। बाज बहादुर क्या था, मुस्लिम शासक था। इसकी एक प्रेमिका थी जिसको प्रेमिका का नाम निकल गया यार, एक सेकंड इसकी प्रेमिका का नाम छोड़ो। तो बाज बहादुर था, अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता, लेकिन जैसे अकबर ने इस पर मालवा पर आक्रमण किया तो बाज बहादुर भाग के दक्षिण की ओर चला गया। तो यहां पे शासन हो गया किसका, अकबर का। चलो बात खत्म 1561। दूसरा अपन बात करते हैं, मालवा हो गया, मालवा हो गया, मालवा हो गया। अब बात करते हैं गोंडवाना अभियान। 1564 में होता है गोंडवाना अभियान। चलो बहुत बढ़िया। अब तीसरा आता है 1561 हो गया, 64। अब आता है 1567 से 68 चित्तौड़गढ़ अभियान। 1567 से 68 चित्तौड़ अभियान। फिर वहां से जोधाबाई के साथ में विवाह करता है खुद। जोधाबाई जो अपने चित्तौड़ की थी, तो वहां से इनका क्या करता है, उनके साथ विवाह करता है कौन, अकबर। जोधाबाई के बारे में आपने सुना भी होगा, इधर नाटक भी आता था जोधा अकबर के नाम से। तो अपन ने 3 विजय देखी। 1561 में मालवा, 1564 में गोंडवाना अभियान, 1567 से 68 के बीच में चित्तौड़ अभियान। अब बात करते हैं 1572 में बात करते हैं गुजरात अभियान के बारे में। गुजरात अभियान में 1-2 पॉइंट लिखवाने वाले। गुजरात अभियान 1572 में क्या करता है, गुजरात अभियान करता है। गुजरात अभियान में 1-2 पॉइंट है जो आपको मैं लिखवाने वाला हूं। गुजरात का जो शासक था उस समय था मुजफ्फर थर्ड। कई जगह मुजफ्फर लिख रखा है, कई जगह मुजफ्फर थर्ड लिख रखा है। तो मुजफ्फर थर्ड अपन जो एनसीईआरटी उसमें मुजफ्फर थर्ड दे रखा है। तो मुजफ्फर थर्ड उस समय शासक था गुजरात का। अकबर ने उसको परास्त किया, चलो बहुत बढ़िया, परास्त कर दिया। अकबर ने इसी की खुशी में ये अलाई दरवाजा था, एक वो दरवाजा था, अरे यार निकल गया दिमाग से, बुंदेलखंड दरवाजे का निर्माण कराया। बुंदेलखंड दरवाजे का क्या कराया, निर्माण करवाया। इसी गुजरात विजय की खुशी में बुंदेलखंड दरवाजे का निर्माण कराया, जो कि अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है, आप भी जानते हो, फतेहपुर सीकरी में बुंदेलखंड दरवाजे का निर्माण कराया गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अब यहां पे एक आता है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में अकबर ने पहली बार यहां पे क्या देखा, समुद्र को देखा। खंबात की खाड़ी में अकबर ने पहली बार किसको देखा, समुद्र को देखा। तो ये 2 से 3 पॉइंट है जिसको मैं आपको लिखवाने वाला हूं। अब यहां पे गुजरात विजय में लिखा देता हूं, गुजरात अभियान विजय के उपलक्ष्य में, या गुजरात विजय की गुजरात विजय की याद में बुंदेलखंड दरवाजे का निर्माण कराया। बुंदेलखंड दरवाजे का निर्माण करवाया। इसने यहां पे पहली बार ही जो खंबात की खाड़ी है वहां पे पहली बार समुद्र देगा। यहां पे लगा दो, जो खंबात की खाड़ी में पहली बार क्या देगा, समुद्र देगा। पहली बार समुद्र देखा। देख लो भाई साहब, कहां जाके समुद्र देख के आए, कहां जाकर समुद्र देख के आए। युद्ध कर लिया गुजरात अभियान में भाई साहब, खंबात की गाड़ी में जाके समुद्र देखा पहली बार। देख लो, लाइव है यार, देख लिया, अगले समुद्र भी देखा। ये इसका अभियान कंप्लीट। अपन नेक्स्ट पॉइंट पर अपन बात करते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो यार, अब फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब अपन बात करते हैं, मैं इसको रफ करता हूं क्योंकि अब 1581, 1586, 1581 हो गया, 1586, 1591, 1592, 1590 और लास्ट था 1601 में अभियान था खानदेश में, अंतिम अभियान। ये मैं सारे लिखवा रहा हूं, 4 हो गए।
अब क्या करेगा, अब ये करेगा काबुल पर 15, कब 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 5वां पॉइंट देखो काबुल पर, जो 1561 लिख लिया, 64 लिख लिया, लास्ट अपन ने गुजरात अभियान लिखा 1572, 1572 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन बात करते हैं 1581 की, कब की 1581, 51 में क्या करता है काबुल पर, काबुल में उसका बेटा चचेरा भाई बेटा है काबुल पर, जिसका नाम था मियां मिर्जा, अरे हकीम, सॉरी, इसका चचेरा भाई था हकीम, इसका चचेरा भाई कौन था, हकीम को हराता है, वहां पे अपना गवर्नर बिठाता है। तो ये काबुल की कहानी, क्योंकि मैं अभी डीप इतना पढ़ा रहा नहीं हूँ, सिर्फ आपको अभियान सारे लिखा दी, यहां से क्वेश्चन पूछे तो आप कर दोगे, डीप में मैंने टॉपिक में पढ़ाऊंगा, वो आगे बता दिया हूं। अब अपन बात करते हैं 1586 में होता है कश्मीर अभियान। कौन सा अभियान, कश्मीर अभियान, बोलो डन। 1586, 1591 में सिंध विजय, सिंध पर करता है। 8 पॉइंट 1591 हो गया। 1591 के बाद 92 में कहा गया था इसमें कंधार और बलूचिस्तान, एक सेकेंड 1595 में कंधार, एक थोड़ा सन ऊपर नीचे हुई थी मेरे से, तो ये 59 कंधार व बलूचिस्तान। और अंतिम था इसका, अंतिम अभियान था 1601 में, इसका अंतिम अभियान वो था खानदेश। ये पूछ सकता है सवाल की ना, अकबर का अंतिम अभियान कहां था, अकबर का अंतिम अभियान था खानदेश में, कब 1601 में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ये इसका अभियान कंप्लीट। अब अपन इसके बात करने वाले इसके नवरत्नों के बारे में। अब इसके बात करने वाले इसके नवरत्नों के बारे में, जिसमें पहला आता है तानसेन। कौन सा तानसेन, बोलो भैया यार तानसेन, वो तानसेन, नहीं, कहां सोच जाते हो यार, तो भैया यार हम नहीं सोचते, आप सोच जाते हो। चलो कोई ना, नाम ही ऐसा आ गया, क्या करें। तानसेन भाई साहब अकबर के टाइम पे क्या था, संगीतकार था, ऐसा बोला जाता है, यह माना जाता है। उसी समय अगर कहीं पर बारिश नहीं हो रही है, तानसेन को बुलाएंगे, वहां पे उसको वर्षा की तरह कोई राग आती थी, वो गवाएंगे, वैसे वो गाएगा, तो उस समय क्या होती, बारिश आ जाती थी। मानते हैं ऐसा माना जाता है। अब अपन बात करने वाले हैं किसकी, नवरत्नों के बारे में। नवरत्नों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, नवरत्नों के बारे में बात करने वाले। ब्लू मार्कर। अब पहला पॉइंट आता है तानसेन। इसके अपन देखो क्या क्या बात करेंगे। एक, इसका वास्तविक नाम क्या था, इसको उपाधि कौन कौन सी दी गई थी, और ये क्या काम करता था। तानसेन के बारे में बात करते हैं भैया। तानसेन क्या था, संगीतकार था। ये तो बोलो भैया हमें पता है, इसमें क्या खास बात है, मजाक कर रहे हो यार भैया, तानसेन हमें पता संगीतकार था, आप क्या मजाक कर रहे हो। चलो बढ़िया, अब मैं बताता हूँ। इसका जो वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडे, हिंदू था। इसका वास्तविक नाम क्या होगा, ये होगा रामचंद्र पांडे इसका क्या होगा, वास्तविक नाम। और भैया यार ये तो हिंदू था, लेकिन बाद में ये मुसलमान कैसे बन गया था। अरे ये क्या था कि हिंदू था, अब अकबर अलग अलग धर्म का दीन इलाही चला दिया, ये धर्म संसद की स्थापना कर दी। अब उसमें ये बैठ गया, अब ये जाके देखा भैया इस्लाम बहुत बढ़िया चीज है यार, धर्म बहुत अच्छा है इस्लाम। तो ये क्या करता है कि इस्लाम धर्म को अपना लेता है। बोला हिंदू से मुस्लिम में ट्रांसफर हो गया। तभी इसका जो मकबरा है वो ग्वालियर में स्थित है। मकबरा ये नहीं, इसको गाड़ने वाला प्रोसेस, जो मकबरा होता है उसमें नीचे उसको अस्थियां है, वो वहां पे ग्वालियर में स्थित है। अब इसकी बात करते हैं उपाधि की। उपाधि थोड़ी बड़ी है, थोड़ा याद हो जाए तो कर लेना, ये याद करनी है। कंठभरण वाणी विलास इसकी उपाधि थी। कंठाभरण वाणी विलास। उपाधि क्या है इसकी, उपाधि है कंठाभरण वाणी विलास की, इसको उपाधि प्राप्त थी। बात करते हैं इसके मकबरे की।
इसका मकबरा कहां स्थित है? इसका मकबरा स्थित है ग्वालियर में। ग्वालियर में क्या स्थित है? ग्वालियर में इसका मकबरा स्थित है। ये हो गया तानसेन। अब अपन बात करते हैं सेकंड नवरत्न की, इसका स्क्रीनशॉट लो। सेकंड बात करेंगे बीरबल की। बीरबल को अपन जानते हैं भैया, बीरबल से अपना निकलता राजा बीरबल। अब देखो इसके नवरत्नों में केवल दो ऐसे शासक या केवल दो ऐसे मंत्री थे जिसको राजा की उपाधि प्राप्त की गई थी। बोलो भैया कौन कौन? एक तो आपने बता दिया राजा बीरबल। बोलो भैया सेकंड कौन था? सेकंड था टोडरमल, जो कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया टोडरमल के बारे में। बात करेंगे धीरे धीरे। तानसेन कंप्लीट, समझ में आया? सेम बीरबल के बारे में बात करते हैं। सेम अपन बात करने वाले हैं बीरबल। चलो भैया बीरबल का वास्तविक नाम। बोलो भैया यार हमें बीरबल के बारे में एक चीज पता है। बोलो क्या पता है आपको? भैया आपको नहीं पता, हमें पता है। बोलो बताओ। जो बीरबल था वो क्या बहुत चतुर इंसान था। बोलो भैया यार ये तो मेरे को पता है। नहीं 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 भैया, जो बीरबल था बहुत चतुर इंसान। अभी चतुर इंसान होते हैं ना, आप सुनो, अब आप मेरे को समझा रहे हो कि भैया जो चतुर इंसान होते हैं ना, उस समय अगर दरबार में कोई चतुर इंसान है और अच्छी खोपड़ी वाला है तो उसको उसी लेवल का काम दिया जाता था। अब बीरबल में चतुर इंसान को कहां रखेंगे? न्याय विभाग में रखेंगे ना, जो न्याय करने का काम होगा। हाँ यार ये तो मैंने सोचा ना, सही बता दिए। तो जो बीरबल था, सुनो भैया, अब आप मेरे को समझा रहे, सुनो भैया, जो बीरबल था वो न्याय विभाग का हेड था। थैंक यू, ताली बजा दी सबके लिए एक बार। चलो बीरबल का वास्तविक नाम जाने फटाफट। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। कौन सा? महेश दास इसका क्या था? वास्तविक नाम था, रियल नाम। इसको उपाधि दी गई थी, जैसे तानसेन को दी गई थी। कौन सी? तानसेन दी थी कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि। तो बीरबल को दी जाएगी राजा की उपाधि। चलो बहुत बढ़िया। अब आपने बताया न्याय विभाग का अध्यक्ष था कौन? बीरबल, या न्याय विभाग का प्रमुख। न्याय विभाग का प्रमुख बीरबल को बनाया गया था न्याय विभाग का प्रमुख। चलो बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब अपन बात करते हैं थर्ड नवरत्न की, यानी कि अबुल फजल। अब बात करेंगे अबुल फजल की। अबुल फजल कौन था? अबुल फजल था अकबर को परामर्श देने का काम करता था। अबुल फजल का काम था भैया अकबर को परामर्श देने का। मेनली काम याद रखो, ये पूछता है, काम पूछेगा। अबुल फजल ने ना अकबर के लिए दो चीजें लिखी थी। एक तो अकबरनामा के दो पार्ट, अकबरनामा फर्स्ट एंड अकबरनामा सेकंड। इसने अकबर को एक आईना दिखाया था, यानी कि आइन ए अकबरी लिखी थी। सीधा मैंने याद रखा, अगर अकबर को आईना दिखाया, आईना से यानी आइन ए अकबरी, अकबर हो गया अकबरी। अब अपन बात करते हैं अबुल फजल की। अरे मजा आएगा टॉपिक में। थर्ड आ रहा है, थर्ड आएगा ना? हाँ, अबुल फजल। अबुल फजल लो जी, आ गए अबुल फजल। अब्दुल नहीं होगा, अबुल फजल। अब्दुल रहीम खान का ना आगे आएगा, जो कि बैरम खान का पुत्र था। चलो बात करते हैं अबुल फजल की। बोलो भैया यार अबुल फजल नागपुर से थे। बोलो बहुत बढ़िया। आप उसके मेन मोटो बताओ। ये क्या करता था? अकबर को परामर्श देने का काम करता था। अकबर को क्या करेगा? अकबर को परामर्श देने का काम करेगा। परामर्श देने का काम। इसका काम क्या था? इसका काम था अकबर को परामर्श देने का। चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया बात है। अब भैया इसकी जो रचना है वो बताओ। इसने अकबर के लिए लिखा अकबरनामा। रचना में बात करते हैं इसकी, अकबरनामा। इसने ना अकबरनामा के भी पार्ट बोलते हैं ना, किसी बुक के पार्ट आते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो अकबरनामा फर्स्ट, अकबरनामा सेकंड लिखा था। वहां मेन लिखा था अकबरनामा किसके द्वारा लिखा था? अबुल फजल। और एक और लिखा था इसने अकबर को आईना दिखा दिया था। मैंने कैसे याद रखा? इसने अकबर को आईना दिखा दिया था, यानी कि आइन ए अकबरी। क्या? आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी। लो जी भाई साहब, अबुल फजल भी कंप्लीट। इंपॉर्टेंट ये पूछता है अकबरनामा और आइन ए अकबरी, बस। अकबरनामा और आइन ए अकबरी का रचयिता अबुल फजल। ये किसके काल में था? अकबर के काल में था। अकबर का नव रत्न था। तो एक बार ये फटाफट नोट करो। अब अपन बात करेंगे फैजी के बारे में। भैया बोलो फौजी। नहीं 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 नहीं, फैजी। फौजी नहीं भैया, फैजी। अच्छा चलिए बात करते हैं चौथे नव रत्न की। चौथे नव रत्न में कौन आएगा?
फैजी साहब आएंगे। फौजी नहीं है, फैजी है, फैजी। चौथे में आएगा फैजी। भैया फौजी नहीं है, फैजी साहब है, फैजी साहब। इसने मतलब एक से दो काम किए थे, साफ सी बात। साफ कहना सुखी रहना, इसका एक काम। इसने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। क्या किया था? महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। बोलो भैया यार महाभारत का फारसी अनुवाद कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उसको कहा जाता था रज्मनामा। क्या कहा था? रज्मनामा कहा जाता। अब सवाल पूछो रज्मनामा किसे कहते थे? महाभारत के फारसी अनुवाद को रज्मनामा कहते हैं। फैजी 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 ये क्या था? राजकवि था। बोलो बहुत बढ़िया भैया। अब इसने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। इसने क्या किया? इसने महाभारत का फारसी अनुवाद किया, जिसे क्या कहेंगे? जिसे कहेंगे रज्मनामा। जिसे रज्मनामा कहा जाता है। बोलो बहुत बढ़िया भैया, ये भी बढ़िया क्वेश्चन मिल गया हमें। लगा लो, मैं कहां लगा देता है। फैजी के बारे में अपन ने देख लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब आएगा अब्दुल रहीम खान ए खाना, जो कि बैरम खान का पुत्र था। जो बैरम खान था, जिसका ना जो पाटन था गुजरात में, उसकी वहां पे ना मुबारक खान के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो उसका बेटा कौन था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। स्टार्ट करें? करो, नोट करो फटाफट। जहांगीर का जो गुरु था ना, अकबर का बेटा कौन होगा? जहांगीर। जहांगीर का जो गुरु था वो भी कौन था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब अपन बात करने वाले हैं पांचों पॉइंट ना, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना पुत्र था किसका? ये बैरम खान का बेटा। क्या था? बैरम खान का बेटा। बैरम खान का पुत्र। बोलो भैया यार आपका जो लेक्चर बहुत लंबा जा रहा है। बोलो लेक्चर लंबा जाएगा, कंटेंट दे रहे ना, कंटेंट में फोकस रखो, लेक्चर में फोकस मत रखो। कंटेंट अभी और आगे आएगा। अब्दुल रहीम खान का ना बैरम खान का पुत्र, ओपी। बोलो बहुत बढ़िया। अब इसको ना उपाधि दी गई थी खान खाना की, खान बाबा। खान बाबा की उपाधि। खान बाबा की उसको क्या थी? उपाधि दी गई थी। इसको उपाधि थी खान बाबा की। अब्दुल रहीम का बस यही तो था ना यार, बैरम खान का पुत्र, और उपाधि दी गई थी खान बाबा की। दी था अब्दुल रहीम खान ए खाना। एक सेकंड, ये था हिंदी भाषा का कवि। हिंदी भाषा का कवि। लो जी। अब अपन बात करने वाले हैं राजा टोडरमल की। टोडरमल के बारे में बात करने वाले, इसको भी राजा की उपाधि दी गई थी। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलिए बात करते हैं आगे। टोडरमल, इसने एक प्रणाली चलाई थी टोडरमल ने। टोडरमल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर बताते हैं आगे। छठा आएगा टोडरमल। बोलो भैया है टोडरमल। हाँ जी, आपने बताया था कि इसको राजा की उपाधि दी गई थी। चलो बहुत बढ़िया। इसको दी गई थी राजा की, इसको यार वैसे लिखता हूं ना, उपाधि लगाओ, आगे लगा दो राजा। बात खत्म। राजा की उपाधि दी गई थी, बात खत्म। सेकंड पॉइंट क्या आता है? जो टोडरमल था वो क्या था? राजस्व मंत्री था। ये अपना जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये था अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? आंसर आएगा टोडरमल। राजस्व मंत्री था। ये क्या होगा? ये होगा राजस्व मंत्री। काम खत्म। चलो बहुत बढ़िया भैया, राजस्व मंत्री करवा दिया। अब इसने ना एक प्रणाली की थी, आइन ए दक्षशाला की। आइन ए दहशाला की पद्धति। बोलो भैया यार ये पद्धति क्या है? आइन ए दहशाला की पद्धति क्या है? अब आप भैया भी इधर आके देखता आपके साथ ही। अब आप देख रहे हो यार, आपका हाथ आ गया यहाँ पे। भैया यार क्या लिखवा दिया आप?
चलो ये तो देख लिया, उपाधि राजा हो गया, राजा सुमंत्री विदाई, आंसर भी लगा दिया। अभी ये आईने दहशाला क्या है? आईने दहशाला क्या है? ये थी फसल से रिलेटेड, यानी इसमें बोला, इसमें कराया जाता था कि पिछले 10 वर्षों तक जो भी फसल का जो उपज रहेगा उसका निर्धारण किया जाता था। पिछले 10 वर्षों की जो फसल है उसके उपज का निर्धारण, ये संबंधित थी फसलों से। और इसमें बोला गया कि भैया जो पिछले 10 वर्षों की जो फसलें रहेगी उसके उपज का औसत निकाला जाता ना, उत्पादन का औसत हो गया ना, पिछले 10 वर्षों की फसलों के उत्पादन का औसत निकाला जाता था। इसको का औसत नहीं, औसत निकाला जाता था, औसत। टोटल मोल हो गया। अब 7 के अपन यही बात कर लेते हैं। आमेर के शासक मानसिंह, जयसिंह या मानसिंह, जयसिंह या मानसिंह, मानसिंह। 7वां आएगा मानसिंह। अभी मैंने कोई लिखाने की पॉइंट ही नहीं है, आमेर के शासक थे। और 8वां कौन होगा? 8वां कौन होगा? कोका होगा, कोका। 8वां होगा कोका। और 9वां कौन होगा? मुल्ला दो प्याजा। ये लो, ये अपने 9 रत्न कंप्लीट। फटाफट स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद में बात करने वाले हैं अपन किसकी धार्मिक नीतियों के बारे में। अब अपन बात करने वाले इसकी धार्मिक नीतियों के बारे में। भैया इसने कैसे क्या किए, सीधे मैं आपको पॉइंट्स दिखाऊंगा, कब क्या क्या चीज इसने की थी। लगभग 5 मिनट के अंदर ये टॉपिक खत्म है, बस लास्ट खींचिए। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बस आसान है सारे, अब सारे टॉपिक आसान है। अब बात करने वाले अपन अकबर की धार्मिक नीतियों के बारे में। अब अकबर चचा की धार्मिक नीतियों के बारे में बात करने वाले हैं। ग्रीन से लिखाऊं, रेड से लिखाऊं? ग्रीन से चलना। तो अकबर की धार्मिक नीतियां, सही था ना यार? उल्टा लिख दिया ना? यार आज क्या हो रहा है मेरे, बताओ। गलती होगी तो आप सही कर लेना, बस गलती होगी तो आप मात्रा की आप सही कर लेना। अकबर की बात करने वाले, अकबर की धार्मिक नीतियों के बारे में। अकबर ने कौन कौन सी धार्मिक नीतियां लगाई, मतलब कैसे कैसे इसने धर्म के रूप काम किया। बात करते हैं 1562 की। 15 ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब आने वाले सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चन एक ही लाइन में लिखवाने वाला हूं कि धार्मिक नीतियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा वो। 1562 में क्या किया इसने, इसके समय 1562 का मान लो अब आज का दिन है, 1562 अपना चल रहा है। इसने क्या चीज करी 1562 में? इसने किया कि भैया कोई भी युद्ध करेगा, अकबर युद्ध करके जाता, वहां पे जीतेगा, जीतने के बाद में कई जनों को बंदियां बनाएगा, बंदी बनाकर उनको वहां पे लेके आएगा अपने जगह और लाएगा, उसका क्या करेगा, धर्म परिवर्तन कराएगा, धर्म परिवर्तन कर उनको इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर देगा। तो ये चीज चल रही थी। लेकिन इसने बोला कि भैया 1562 में अकबर ने युद्ध बंदियों का धर्मांतरण पर रोक लगा दी। अकबर ने युद्ध बंदियों पर के धर्मांतरण पर क्या कर दी, रोक लगा दी। बोलो भैया यार ये चीज बढ़िया करी इसने अकबर ने। 1562 में इसने एक करा, दास प्रथा प्रतिबंध लगा दिया। क्या कर दिया, जो दास प्रथा थी, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या किया इसने 1562 पे दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। भैया दास प्रथा पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या, मैंने क्योंकि मॉडर्न चल रही है, अपने मॉडर्न मैंने कंप्लीट करा दिया दास प्रथा का उन्मूलन। तो बताइए कि मॉडर्न हिस्ट्री में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किसके द्वारा किया गया। सवाल लिख लो कमेंट बॉक्स में आंसर, जो वीडियो देख रहा है ना सवाल लिख लो, दास प्रथा का उन्मूलन कब और किसके द्वारा किया गया था, कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा किया। मैं बता दें गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था, चलो इतना बता दिया।
दास प्रथा का उन्मूलन भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? कमेंट बॉक्स में आंसर और कौन सी सन में किया था। चलो ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क। 1562 हो गया। अब बात करते हैं 1563 की। बात करेंगे 1563। इसने क्या किया कि जो धार्मिक यात्रा थी उस पर जो टैक्स था उसको समाप्त कर दिया। धार्मिक यात्रा पर टैक्स समाप्त। धार्मिक यात्रा पर जो टैक्स था, टैक्स को समाप्त किया। मतलब बढ़िया यार भैया, अच्छा काम किया यार। और बात करते हैं 1564 हो गया, 63 हो गया। 64 में क्या किया? जो गैर मुसलमान थे उन पर लगाया जाता था एक जजिया कर, उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यानी कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर जजिया, उसको समाप्त कर दिया। यानी कि जजिया कर समाप्त। जजिया कर समाप्त कब करा? 1564 में कर दिया। इसका एक लाइन और मैं लिखवाने वाला हूं। नहीं, चलो एक बार इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आगे टॉपिक बढ़ा है, पॉइंट आगे बढ़ा है। स्क्रीनशॉट लो, 5 तक काउंट, 1 2 3 4 एंड 5। चलिए अब बात करेंगे अपन 1564 की बात करिए। अब बात करेंगे 1575, सीधा 11 साल बाद ट्रांसफर। लो भैया यार, आप तो पहले तो एक 2 साल में खेल रहे थे, अब सीधा 11 साल। हाँ जी। अब बात करते हैं अपन 1575 की। 1575 में क्या हुआ? 1575 में क्या हुआ? थोड़ा सा सोचो आप। इबादत खाने का निर्माण कराया इसने। इबादत खाने की स्थापना कराई फतेहपुर सीकरी में। इसने किसने? अकबर ने। इबादत, इसने क्या किया? इसने इबादत खाने की स्थापना कराई। स्थापना की कहां पे की थी? मैं आपको बस बता रहा हूं, जगह आप लिख लो। इस जगह की फतेहपुर सीकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पे इसकी स्थापना कराई थी। बोलो भैया ये इबादत खाना क्या था? अब आप वापिस में आ जाओ भैया, मैं आपकी तरह आ जाओ भैया, आ जाओ। अब अपन दोनों सोचते मिल गए यार, इबादत खाना यार भैया आपने लिखवा दिया, क्या बीमारी आ गई इबादत खाना? ये कौन सा धर्म से था? अकबर था मुस्लिम। तो इसने मुस्लिम विद्वानों को बुलाया, भैया आप आइए यहां आके बैठिए, हम भी यहां पे बैठेंगे, आप ऐसा करिए, अपने धर्म में जो अच्छी बातें हैं आप हमको बताइए। अपने धर्म में आप, ये अपने नहीं है, अपने धर्म में जो अच्छी बातें आप हमें बताइए। यानी कि ये मुस्लिमों के लिए था। मुस्लिमों के लिए जो विद्वान थे, विद्वानों को बोला गया भाई आप आइए और हमें बताइए कि धर्म में क्या अच्छी बातें हैं। धर्म से रिलेटेड थी पूरी। लेकिन अकबर क्या था, इस चीज से संतुष्ट नहीं हुआ। अकबर क्या था? संतुष्ट नहीं था। इसलिए संतुष्ट नहीं हुआ, भैया यार मुस्लिम का सफिशिएंट नहीं है, ऐसा करते अब हम करेंगे ये धर्म संसद की स्थापना। तो इसके 3 साल बाद यानी 1578 ईस्वी में, 1578 ईस्वी में क्या किया गया? विश्व धर्म संसद की स्थापना की गई। धर्म संसद की स्थापना की। इसमें मोटा मोटी 4 धर्मों को बोला गया भैया। एक तो हिंदू हो गया, फारसी हो गया, हिंदू फारसी जैन, और कौन सा बच गया? ईसाई धर्म। इनको बोला गया आप आइए यहां आके आप बैठिए, धर्म संसद में आप आइए, यहां आके बैठिए, आप हमें बताइए भैया क्या क्या आपके धर्म में क्या क्या अच्छी बातें हैं, तो हम भी सीखे। इनमें मोटा मोटी 4 धर्मों को चुना था इसने। पहला हिंदू, दूसरा ईसाई, तीसरा जैन। हिंदू हो गया, ईसाई हो गया, जैन हो गया। चौथा हिंदू हो गया, ईसाई हो गया, जैन हो गया। अभी क्या बताया था मैं आपको? हिंदू हो गया, ईसाई हो गया, जैन हो गया, पारसी। इनको बोला भैया, इनके विद्वानों बोला आप आइए हमें बताइए आपके धर्म में क्या क्या अच्छी बातें हैं। तो ये 1578 का प्रोग्राम इसका हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम की, आप इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट। 1578 हो गया। अब बात करेंगे 82 की। 1582 बोला मेन दीन ए इलाही आएगा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो इसका। वीडियो हो गया लंबा, वो 1:30 के आसपास का जाएगा मेरे हिसाब से, 1:20 तक का जाएगा। चलिए रफ करता हूं मैं।
अकबर यार बहुत लंबा हो गया टॉपिक अकबर का। हो जाता यार, स्टडी कर रहे हैं, डीप स्टडी चल रही है, ऐसे थोड़ी ना एनालिसिस में क्या होता है। अब बात करते हैं कब 1582 की। 1582 में 1582 ईस्वी लगा दो, लो अच्छा लगेगा डेट को, डेट का ईस्वी लग जाती है ना, उसको अच्छा लगता है। 1582 ईस्वी की बात करते हैं। इसमें क्या करता है, इसने दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही की स्थापना की थी। दीन ए इलाही, सही है सही है। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही, तौहीद ए इलाही, या तो करेगा दीन ए इलाही की स्थापना, या देखो दीन ए इलाही की स्थापना कर, दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाही भी बोलते हैं, सीधा सीधा याद रखो। दीन ए इलाही को क्या बोलते हैं, तौहीद ए इलाही। 1582 की बात है, दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही की स्थापना करता है। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। अब बोलो भैया दीन ए इलाही क्या था, वही सेम धर्म से संबंधित था। सारे विद्वान आके आप बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, आप हमारे धर्म से रिलेटेड जो भी सारी चीजें ना वो आप हमें बताओ, हम उसको ग्रहण करेंगे। इसका प्रमुख था अकबर, इसका प्रमुख था अकबर। अभी सुनना मजेदार बात आएगी, मजेदार मतलब इसका जो मेन मतलब इसमें होता है इसकी क्या कमी थी। कमी निकल के क्या आती है कि इसमें कोई भी मतलब एक बोलते ना कोई परमानेंट जो उपदेश देना, कोई पुरोहित हो गया, परमानेंट कोई पुरोहित नहीं था जिसको अपन माने, उसको उसको अपन फॉलो करे, कोई गुरु नहीं था। एक कोई जैसे अपने रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वैसे कोई बुक है कुरान, ऐसे कोई बुक, इसमें पर्टिकुलर बुक को स्टडी नहीं किया गया था, इसलिए इसको कुरूतिया माना जाता है। भाई सही नहीं थी ये, दीन ए इलाही को सही नहीं मानते। जो अपने इतिहासकार थे जैसे स्मिथ साहब ले लो, वो भी मना करते हैं भैया ये अकबर क्या है, पागलपना कर गया था इसमें, उन्होंने सीधा बोलते हैं। प्रमुख था इसका अकबर। इसका जो पुरोहित था अबुल फजल। चलो पुरोहित हो गया। अब देखो इसको अपनाने वाले 18 जने थे। अपनाने वाले कितने थे, केवल 18 सदस्य है, केवल 18 सदस्यों ने इसको अपनाया, ये इंपोर्टेंट है। अब एकमात्र हिंदू जिसने इसको अपनाया, एकमात्र हिंदू जिसने इसको अपनाया वो था बीरबल। वो कौन था, वो था बीरबल। ये लो भाई साहब, अकबर खत्म, अकबर की धार्मिक नीति यहां पे समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 1 पकड़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल। और अपन ने पूरा अकबर स्टडी कर लिया है, मोटा माटी सारा यहां से क्वेश्चन फंसेंगे, यहां से फंसने वाले हैं। देख लो अब 1 घंटे के आसपास वीडियो चला गया। देखते हो आप कंटेंट का लेवल देखो ना भैया, अकबर आपका 1 घंटे पढ़ा है। देख लो मैं क्लास में कम से कम 2-1 घंटे के आसपास, 2 लेक्चर के आसपास पढ़ेंगे, क्योंकि डीप स्टडी चलती है। तो ये अपन ने अकबर देख लिया। अब अपन बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली की थी। यार भैया अब जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे ना, जो अपने क्लास देख रहे होंगे, भैया यार आप क्वेश्चन सीधा छपा है, एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया है सीजीएल 2024 में। किसके द्वारा सहायक संधि प्रणाली की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 देखो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। कौन था आंसर, कौन था, वेलेजली, सहायक संधि। अब बात कर लेते अपन थोड़ा सा, अब जो भी अदर पर्सन जुड़ रहा है अपने चैनल से, बहुत बढ़िया बात है, उसके उनको भी तो पढ़ाना है ना, वो इसलिए इस चैनल का काहे के लिए आया फिर। हाँ यार भैया आपने दिल खुश कर दिया है सबकी बात है। मेरे पास मैसेज आया था कि 4-5 जनों के जो भैया सीजीएल में लग रहा है निकल जाएगा, मेंस तो प्री तो निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सीधे आपके द्वारा बताए गए हैं। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन प्रणाली तैयार की। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। आपने सीधा सा आंसर लगा दिया वेलेजली, बहुत बढ़िया आंसर। अब हम पहले बात करते हैं विलियम बेंटिक में, थोड़ा निपटाते हैं फटाफट निपटा देंगे। फिर एक जो क्वेश्चन नंबर 8 आएगा उसको थोड़ा सा 10 मिनट के आसपास टाइम लगेगा, उसको 10 मिनट नहीं खींच के 5 मिनट लगेगा, बस उसमें 5 साम्राज्य अपन पढ़ने वाले एक साथ ही, एक ही बोर्ड पर मैं तुलना करके बता दूंगा। और अपन सेम 9वां क्वेश्चन वही है, विलियम बेंटिक ऑप्शन में मिला हुआ है, कॉर्नवालिस बता देंगे, कर्जन छोड़ो, रिपन अपन बता देंगे क्या। और क्वेश्चन नंबर 10 अपन देख ही लेंगे। अरे सारे आप देखो
अकबर वाला है ना क्वेश्चन नंबर 10, देखो अकबर का सीधा आप आंसर लगाओगे, सीधा आप आंसर लगाने वाले हो। अब अपन बताएंगे नहीं, एक बार बताते हैं बस, हम बताते हैं सिर्फ एक बार, और फिर दूसरी बार में अगर क्वेश्चन दिखता है तो आप सीधा क्या करते हैं, आंसर टिक करते हैं। ये मैं नहीं, हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में अपन देखते हैं कि सहायक संधि गठबंधन प्रणाली किसने की थी, वेलेजली। इसका आंसर अब अपन बात करने वाले विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर ए को लपेटते हैं पहले। विलियम बेंटिक साहब आ जाइए। विलियम बेंटिक एक जगह लिख दूंगा, क्या लगाता हूं, विलियम नहीं है रे, विलियम है, विलियम बेंटिक। लो भैया फटाफट कराओ, ऐसा करो यार, चलो लो आपकी मर्जी, अब फटाफट अपन इसको खत्म कराते हैं। विलियम बेंटिक साहब, बेंटिक टाइम पीरियड देख ले पहले इनका, कब से कब तक था विलियम बेंटिक का। 1828 से 1835, 1828 से 1835। भैया यार चीटिंग कर दी, 28 से जाएगा कहां पे, 28 से जाएगा 33, फिर इसके बाद में क्या आता है, यहां पे आएगा 17 नहीं, यह आएगा 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट के थ्रू बोला जाएगा भैया, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, वो हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल, वो हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। और ये पहले भारत के गवर्नर जनरल थे, तो यानी कि फर्स्ट भारत के गवर्नर जनरल। चलो पहला पॉइंट क्लियर, बहुत बढ़िया। ये इनका 2 साल का कार्यकाल था, 1833 से 35 के बीच में। लो भाई सन भी लिख दी आप लोगों के लिए, खुश। अब जो विलियम बेंटिक थे, इनको अपन जानते सुधार के नाम से, इन्होंने समाज सुधार रखते विलियम बेंटिक। तो अब इनके सुधार के बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट। अब बात कर लेते हैं इनके सुधारों के बारे में। सुधार, सती प्रथा कब, 1829 राजा राम मोहन राय के सहयोग से धारा 17 के तहत। अपन पहले देख रहे हैं यहां, सती प्रथा लिख देते हैं एक बार को। 1829 में सती प्रथा पर, सती प्रथा समाप्त, सती प्रथा समाप्त। और इसमें यूज की गई थी धारा 17, धारा 17, क्योंकि यार मैंने पूरा अपने चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक पढ़ा रखा है, भारत के गवर्नर जनरल, उसमें मैंने पूरा अच्छी तरह बताया, सती प्रथा बढ़िया तरीके से बताई, सती प्रथा क्या होती थी। और फिर ठगी प्रथा, सती प्रथा हो गई, ठगी प्रथा हो गई, ठगी प्रथा, स्लीमन था इस समय, बहुत बढ़िया। सती हो गई, ठगी हो गई, शिक्षा सुधार, शिक्षा क्षेत्र में सुधार, जो शिक्षा क्षेत्र था उसमें क्या किया इन्होंने, सुधार किया। आपको मैंने बताया था यहाँ पे भैया, मैंने अपने इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने जो भारत का जो गवर्नर जनरल मैंने कंप्लीट कराया है, उसके अंदर मैंने पढ़ाया था विलियम बेंटिक में। भैया इन्होंने 2 तरह से, इनके बीच में एक विवाद आ गया था, आंग्ल प्राची विवाद, उसमें मैंने कंप्लीट आपको स्टडी शिक्षा क्षेत्र सुधार उसमें बताया, डीपली बताया उसमें मैंने डीपली बताया। चलो शिक्षा क्षेत्र सुधार हो गया। अब बात करते हैं 1834 में। 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है। 1834 में क्या होता है कि मैकाले की अध्यक्षता में, मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई। समिति में बोला गया, मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति, जिसको मैकाले आयोग भी बोलते हैं, उसे बोला गया कि भैया जो भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा का ज्ञान, पाश्चात्य शिक्षा का ज्ञान अंग्रेजी माध्यम में देना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम में देना चाहिए। ये तो था विलियम बेंटिक के बारे में, पूरा विलियम बेंटिक बता दिया मैंने, ये इसको इधर इधर ना लिखे, एक साथ इस विलियम बेंटिक समाप्त करवा दिया। विलियम बेंटिक खत्म, इतना ही विलियम बेंटिक, काम खत्म, पैसा खत्म। नेक्स्ट क्या होता है नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का आपको नाम पता है क्या पूरा? है नाम तो आपको नहीं पता, जो मेरी क्लास लिया है उसको नाम पता है, जो मेरी क्लास लिया है उसको पता है भैया। वेलेजली का पूरा नाम क्या था? रिचर्ड कॉली वेलेजली, यानी कि मर्कीवर्स वेलेजली या मर्कीवर्स वेलेजली। मर्कीवर्स कौन जानता है? मर्कीवर्स की एक उपाधि दी गई थी। वेलेजली के बारे में देखते अपन। वेलेजली, लो जी भाई साहब, वेलेजली देख ले, रिचर्ड कॉली वेलेजली। इसका टाइम पीरियड देख ले एक बार, टाइम पीरियड कब से कब तक था इसका, याद है किसी को? अरे क्लास वालों जग जाओ यार,
क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? वेलेजली का टाइम पीरियड क्या था? बोलो 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 बोलो। हाँ, 1798 से 1805। ओपी, वेल डन। 1798 से 1805 इसका क्या था? टेन्योर था भैया। 5-7 साल काम किया इसने, 7 साल काम किया, लेकिन बहुत खतरनाक इंसान था वेलेजली। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड था, शासन करने आया उससे पहले। भैया यार मेन पॉइंट पे आओ। ये भारत में ये जो भारत में जो कंपनी थी ईआईसी को भारत में सुप्रीम पावर के रूप में स्थापित करना चाहता था। जो ईआईसी कंपनी थी ना, उसको भारत में क्या करना था? सुप्रीम पावर के रूप में स्थापित करना चाहता था। कौन? वेलेजली। वेलेजली खुद को बोलता था बंगाल टाइगर, खुद को बोलता था बंगाल टाइगर। अब इसके समय जो युद्ध हुए, 2 इंपॉर्टेंट युद्ध होते हैं। पहले युद्ध के बारे में बात करते हैं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब हुआ? 1799 में हुआ यार। तुम कहां हो सारे? 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ईआईसी लड़ रही है इधर से, और इधर मैसूर का राजा कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। ईआईसी युद्ध जीतती है, टीपू मारा जाता है। टीपू का आधे ज्यादा साम्राज्य है, आधे से ज्यादा जो उसका साम्राज्य था, ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। ब्रिटिश भारत में मिलाया, लो जी। अब लेकिन क्या होता है कि जो जैसे ही ना वेलेजली ने ये युद्ध जीता तो इसको बुलाया गया आयरलैंड में, इसका सम्मान करने के लिए एक समाज था, लॉर्ड समाज। तो लॉर्ड समाज में इसको बुलाया गया, आपका सम्मान करते हैं। लॉर्ड समाज में आया, इसको सम्मान किया। सम्मान करने के बाद इसको उपाधि दी गई मर्क्यूवर्स की। तब इसके नाम पे आगे लिखा होता है मर्क्यूवर्स वेलेजली या रिचर्ड कॉली वेलेजली। ये पॉइंट क्लियर। पहला युद्ध कंप्लीट। दूसरा था द्वितीय मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। कब हुआ था? 1803 से 1805। ओपी, वेल डन, वेल डन। चलो, इसमें मैंने एक ट्रिक लगाई थी जिसमें ना पेशवा हो गया ये पीहू सिब्बू। मैंने यहाँ पे ट्रिक लगाई थी पीहू सिब्बू, क्योंकि पता है मराठा सारे हार जाएंगे। और जो अपने बाजीराव दित्ते था, बाजीराव दित्ते को 38 लाख रुपए देकर कानपुर के पास बिठूर था, वहां पे उनको बिठा दिया गया था, भैया आप जाइए। और उसका दिन पत्र साइन करवा लिया गया था, भैया आज से मराठा साम्राज्य का क्या होता है? अंत होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अपन ने ट्रिक लगाई थी पीहू सिब्बू, पीहू सिब्बू, पीहू सिब्बू। पी से हो गया पेशवा, पी से हो गया पेशवा, हु से हो गया कौन? होलकर, सी से हो गया सिंधिया। ये सारी ट्रिक्स मैंने अपने वीडियो में लिखवा रखी है मॉडर्न हिस्ट्री वाले में। सी से हो गया सिंधिया, बोलो भैया यार सिंधिया। बू से हो गया कौन? भोसले। अब जो कंपनी थी सिंधिया के साथ में क्या करती है? 1803 में क्या करती है? संधि करती है। कौन सी? सुरजी अर्जुन गांव की संधि। सिंधिया के साथ में करती है सुरजी अर्जुन गांव की संधि। कौन सी? सुरजी अर्जुन गांव की संधि। बढ़िया भैया। और भोसलों के साथ में कौन सी करेगी? देवगांव की संधि, देवगांव की संधि। भैया तो आपको बता रहा हूं इधर से रिवीजन के थ्रू, क्योंकि मैंने वीडियो में सारा कंप्लीट बताया है। इसका अलग करके बताया, इसका अलग करके बताया। यहाँ पे ना आर, इसके बाद में क्या होता है? आर राजा था कृष्ण राय, उसको बिठा दिया जाता है। जो मेरा वीडियो देखता है ना वो समझ गया होगा। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, देख लो आप वेलेजली के बारे में। बात करें नेक्स्ट। अब इसकी एक फेमस है सहायक संधि, जिसको बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस। सहायक संधि, जो कि क्वेश्चन का आंसर है। सहायक संधि को शुरुआत करने वाला कौन था? वेलेजली। पहली बार सहायक संधि की शुरुआत या विश्व में पहली बार सहायक संधि की शुरुआत किसके द्वारा की गई? फ्रांसिस गवर्नर था। कौन 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 कौन? डुप्ले साहब। यस। कहां यूज की थी? कर्नाटक में यूज की थी। विश्व में पहली बार कब यूज की गई थी? फ्रांसिस गवर्नर। किसके द्वारा यूज की गई थी? फ्रांसिस गवर्नर था। फ्रांसिस गवर्नर। कौन था? डुप्ले द्वारा यूज की गई थी। चलो भैया ये तो बात सही है। अब भारत में ना जो वेलेजली था, इसने कब किसको पहली बार सहायक संधि के रूप में देखा?
अभी तो ये पे देखा विश्व की बात हो गई भैया, अब बात करो अपनी, अब बात करो अपनी। अपनों ने कब अपनाया था, यानी कि बात है 1798 में हैदराबाद का निजाम था, उसने पहली बार इस साइक संधि पर हस्ताक्षर किए, उसको अपनाया। हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम ने इसको अपनाया, पहली बार इसने अपनाया था। हैदराबाद का निजाम था, उसने इसको पहली बार अपनाया था। साइक संधि का मतलब आप जानते हो कि भाई सेना को क्या करना, किराए पर चढ़ा देना, गिरवी रख देना, वो आपको मैंने साइक संधि बताया था। ये वेलेस्ली का प्रोग्राम सेट। अब बात है 1798 में एक प्रोग्राम और आता है। 1798 में क्या होता है, फोर्ट विलियम की स्थापना करती है, इसलिए इसमें क्या है, विलियम कॉलेज की स्थापना करता है। विलियम कॉलेज, एक सेकंड रुको, एक सेकंड वेट करो। कलकत्ता में क्या करेगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करेगा। कलकत्ता, कलकत्ता में क्या करता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या करता है, स्थापना करता है। लो जी, ये इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करता है कौन, वेलेस्ली 1798। इस कॉलेज का जो नींव रखने वाला था, नींव रखने वाला कौन था, इसका जो नींव किसने रखी थी, नींव रखने वाला जॉब चार्नोक। कौन, जॉब चार्नोक, वो था जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक था, जॉब चार्नोक था, जॉब चार्नोक था, जॉब चार्नोक था। उसने इसकी नींव रखी और इसका जो हेड था वो था चार्ल्स आयर, और इसका फर्स्ट हेड, ये सवाल बन जाते हैं, ये कौन था, चार्ल्स आयर, चार्ल्स आयर। ये लो भैया, सवाल खत्म। बड़ो फंडो लगा थी, बंगाल टाइगर बोलता था, युद्ध बता दिया, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। इसके बाद में अपने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देख लिया, पीयूष सिब्बू की ट्रिक देख ली, यानी पेशवा, होलकर, भोसले, सिंधिया। अपन ने ना सिंधिया के साथ में संधि करा दी सूरजेजू गांव की, भोसले के साथ में करा दी देवगांव की संधि। ये खत्म। वेलेस्ली की फेमस संधि है साइक संधि, यानी कि सब्सिडियरी अलायंस, इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस। साइक संधि का मतलब क्या होता है, अपनी सेना को गिरवी पर चढ़ा देना, उसके थ्रू भैया विलय, मतलब एक तरह से राज्य विलय, साम्राज्य विस्तार करने की महत्वपूर्ण नीति थी ये साइक संधि वेलेस्ली की। विश्व में पहली बार किसने, फ्रांसिस गवर्नर डुप्लेनिस को दी। लेकिन 1798 में भारत में अंग्रेजों की तरफ से हैदराबाद ने, निजाम ने इसको अपनाया। हैदराबाद का निजाम था, उसने इसको अपनाया था। ओपी। अब आज 1798 की बात करते हैं। इसी के समय कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, कलकत्ता में की गई थी, 3 जगहों को मिला के। कौन कौन सी, सूतानाटी, कालीकत्ता और गोविंदपुरम को मिलाकर एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती। इसका जो नींव रखने वाला था वो तो था जॉब चार्नोक, और इसका जो पहला हेड था वो कौन था, चार्ल्स आयर। तो ये खत्म, वेलेस्ली खत्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर, क्योंकि उसकी दो ऑप्शन है, उसको अपन बात करने वाले नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पे अपन बात करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा इसको समझ लो एक बार, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अपन नेक्स्ट चले आगे। सेकंड, आप अब क्वेश्चन देख लो एक बार, डस्टर कहां रख दिया मैंने। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 8 पे चर्चा करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 अपना हुआ है, बस आंसर टिक करना है, क्वेश्चन पढ़ना है आपको और आंसर टिक करना है, क्योंकि अकबर का रिलेटेड है और अकबर अपन ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर कर आया। इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि भैया किस साम्राज्य ने इस मंदिर का निर्माण कराया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चोल, पल्लव, चेरा, चालुक्य। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें, रेडी सारे, भारत माता की जय बोल दो फटाफट सारे, भारत माता की जय। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक एक से रुको, एक बार ट्रिक में देखता हूं एक बार। पग
पल्लव, गंग। हाँ, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आप एक बार और देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि ना, जो एक तरह से जो था, कौन महाबलीपुरम, किसका कौन निर्माण करवाया था? पगचोराच, पगचोरच। अब अपन बात करने वाले, पहले इसमें 5 अपन साम्राज्य के बारे में बात करने वाले, उनके संस्थापक के बारे में बात करने वाले, उनके संस्थापक कौन थे और उस साम्राज्य में कौन निकल के आता है जिसने अलग अलग चीजों की निर्माण किया। मैं इंपॉर्टेंट 5 राजवंशों के बारे में बात करने वाला हूं। पल्लव तो कर रहा हूं, आंसर इसका महाबलीपुरम वाला पल्लव का है। पल्लव के साथ साथ 4 अन्य साम्राज्य के बारे में बात करूंगा जिसके संस्थापक कौन थे और उनमें साम्राज्य में कौन सा शासक था जिसने इन चीजों का निर्माण करवाया था। पहले अपन हेडिंग डालते हैं पल्लव, यहां लगाओ पल्लव। पल्लव हो गया, पल्लव इतने में कंप्लीट कर दूंगा। पल्लव के बाद बता गंग, पल्लव वंश, गंग वंश। फिर आता है चोल, यहां पे आता है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट तो पता होगा यार सबको, संस्थापक राष्ट्रकूट तो फेमस है। राष्ट्रकूट का होना दंती दुर्ग था। चलो जी, राष्ट्रकूट हो गया। फिर आता है चंदेर, चंदेर। इसकी ट्रिक बताता हूं मैं, ये क्या ट्रिक ऐसी मैंने बनाई हुई है, थोड़ा क्या है कंफ्यूजन ना मारे बस इसके लिए। ये इंपॉर्टेंट साम्राज्य है कि यहां से क्वेश्चन घूमेगा भैया। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर कोई सा, रेलवे दे लो, एसएससी दे लो, कोई सा भी एग्जाम दियो, क्वेश्चन यहां से घूमेगा। पल्लव हो गया, गंग हो गया, चोल हो गया, राष्ट्रकूट हो गया और चंदेर हो गया। चंदेर हो गया। अब बात करें अपन किसकी? पल्लवों की। पहले बात करते हैं पल्लवों की। पल्लवों के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? पल्लवों के संस्थापक थे सिंह विष्णु। संस्थापक भी लिख लेना क्योंकि संस्थापक पूछ लेता है कभी कभी। सिंह विष्णु, सिंह विष्णु उसके संस्थापक थे। अब इस साम्राज्य में निकल के आता है नरसिंह वर्मन सेकंड। कौन? नरसिंह वर्मन सेकंड। यहां पे निकल के आता है नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन सेकंड। यहां से कौन निकल के आया? यहां से निकल के आता है नरसिंह वर्मन सेकंड। नरसिंह वर्मन सेकंड ने क्या किया? नरसिंह वर्मन सेकंड ने महाबलीपुरम के शौर मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा? महाबलीपुरम के शौर मंदिर का निर्माण कराया। के शौर मंदिर का निर्माण करवाया। इसमें एक पॉइंट और आता है, राष्ट्रकूट को थोड़ा नीचे लिख देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टॉपिक पूरा होना चाहिए ना। पल्लव पढ़े तो पल्लव पूरा होगा। अपन ने संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु उसके संस्थापक थे। अब इसी साम्राज्य में एक शासक निकल के आता है नरसिंह वर्मन सेकंड। नरसिंह वर्मन सेकंड ने महाबलीपुरम के शौर मंदिर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन मतलब यही था, महाबलीपुरम के शौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने। और कौन सा शासक से संबंधित था? कौन सा साम्राज्य था? पल्लव वंश से संबंधित था। जो महाबलीपुरम था उसको 1986 में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था। यूनेस्को में सम्मिलित किया गया। और भैया महाबलीपुरम में काय काय के मंदिर है? देखो, संस्थापक किसी की थी? सिंह विष्णु। तो विष्णु जी की होगा और महादेव की इसमें यहाँ पे प्रतिमा है। तो ये अपना पहला पल्लव कंप्लीट। पल्लव कंप्लीट। एक बार देख लो पल्लव कौन था? संस्थापक सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन सेकंड। महाबलीपुरम का शौर मंदिर का निर्माण हो गया और 1986 में यूनेस्को में इसको सम्मिलित कर लिया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट कौन है? गंग। नेक्स्ट कौन है? गंग। चलो गंग की बात करते हैं। गंग वंश के संस्थापक कौन थे? अंदाजा लगा सकते हैं कोई? माधव प्रथम। कौन? माधव प्रथम। ये क्वेश्चन है ना, मैंने ना CHSL में एनालिसिस करवाया था। ये सेम क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन पूछा था। महाबलीपुरम का वहां पे पूछा था, सेम उसने वहां पे महाबलीपुरम का ही पूछा था। एज इट इज कॉपी पेस्ट हुआ भैया, मैं क्या बोल रहा हूं। संस्थापक कौन थे? माधव प्रथम। चलो भैया बढ़िया। गंग वंश में निकल के आते हैं कौन? नरसिंह देव फर्स्ट। नरसिंह वर्मन सेकंड इसमें था, किसमें? पल्लव में। अब यहां पे आएगा नरसिंह देव फर्स्ट। नरसिंह देव फर्स्ट। नरसिंह देव फर्स्ट। नरसिंह देव फर्स्ट ने क्या किया? जो कोणार्क मंदिर है, जिसको बोलते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर या ब्लैक पैगोडा, उसका निर्माण कराया था। ये क्या करते हैं? कोणार्क
कोणार्क सूर्य मंदिर, इसको ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा। पैगोडा, ब्लैक पैगोडा का क्या करा है इन्होंने? निर्माण कराया था। ब्लैक पैगोडा इसकी जो पूरा दीवारें पत्थर वत्थर से उसके सारे क्या पूरा ब्लैक मंदिर है। दक्षिण में है कोणार्क सूर्य मंदिर। कहां पे? ये ओडिशा। कहां पे स्थित है? ये है ओडिशा में स्थित। तो ये कंप्लीट हो। पल्लव कंप्लीट, गंग कंप्लीट। गंग में अपन ने संस्थापक देखा माधव प्रथम, नरसिंह देव फर्स्ट हो ही गया। कोणार्क सूर्य मंदिर, नरसिंह देव फर्स्ट ने क्या किया? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसको अपन ब्लैक पैगोडा बोलते, जो कि कहां पे है? ओडिशा में स्थित है। और इसको भी सेम ये लाइन सेम आएगी यहां पे 1986 में यूनेस्को में सम्मिलित, यूनेस्को में क्या कर लिया गया था? इसको सम्मिलित कर लिया गया था। तो ये पॉइंट क्लियर, ये यहां पे कवर। पल्लव हो गया, गंग वंश हो गया। अब तो चोल वंश का बहुत आसान कंसेप्ट है। चोल वंश का बहुत आसान कंसेप्ट है। बोले संस्थापक भैया देखो, ऐसे अपने जो स्कूल होते हैं, स्कूल को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? भैया स्कूल तो इंग्लिश वर्ड है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्यालय। तो इसका जो संस्थापक, मैंने कैसे याद कर रखा है? तो संस्थापक भैया, इसका संस्थापक बैठा था विद्यालय में, यानी कि संस्थापक का नाम था विजयालय चोल। विद्यालय से याद रखो विजयालय चोल। संस्थापक कौन था? विजयालय चोल। इसका संस्थापक होगा विजयालय चोल। इसका कौन होगा? विजयालय चोल होगा इसका संस्थापक। यहां पे निकल के कौन आता है? विजयालय चोल क्या था? इसका संस्थापक था। इन्होंने करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। इसका यार और नरसिंह वर्मन फर्स्ट सेकंड उसमें आ गया, नरसिंह देव फर्स्ट इसमें आ गया। चोल में यार एक सेकंड विजयालय चोल, उसके साथ कोई था प्रथम एक सेकंड चोल। यहां पे आता राजराज फर्स्ट। थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन मार गया था, लेकिन कोई ना, सही लिखाता हूं आपको परफेक्ट। राजराज फर्स्ट ने क्या किया था कि बृहदेश्वर मंदिर, आप जानते हो बृहदेश्वर मंदिर की लोकेशन कहां पे प्रेजेंट टाइम पे? ये है तमिलनाडु के तंजावुर में। वहां पे क्या लोकेटेड है प्रेजेंट टाइम पे। चोल अपन ने देखा, चोल का संस्थापक कौन थे? विजयालय चोल। इसका यहाँ पे एक शासक निकल गया था राजराज प्रथम। इसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जो कि तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। तंजावुर में क्या है? स्थित है। तो ये अपना पल्लव हो गया, गंग हो गया, चोल हो गया। अब कौन बचा? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का आप जानते हो, राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? सब जानते हैं, दंती दुर्ग था यार। राष्ट्रकूट का कौन था संस्थापक? राष्ट्रकूट का कौन था? दंती दुर्ग था। तो आइए बात करते हैं राष्ट्रकूट की। राष्ट्रकूट यहां आ जाएगा ना, राष्ट्रकूट। चलो बढ़िया। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। खुद आपको बता ही दिया अभी। दंती दुर्ग इसके कौन थे? संस्थापक थे। बहुत बढ़िया, बोलो भैया बहुत बढ़िया। ये तो आपको हमें बता भी दी था, हमें पता भी था राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। इन्होंने क्या कराया था? इन्होंने बनाया था एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। अब इस समय जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था उसमें एक शासक निकल के आता है, कौन? कृष्ण फर्स्ट था, कृष्णवर्मन फर्स्ट, कृष्णदेव फर्स्ट था, सॉरी कृष्णदेव फर्स्ट ने क्या किया था? कृष्णदेव फर्स्ट ने, शायद दिखेगा नहीं, कृष्णदेव फर्स्ट ने क्या किया था? कृष्णदेव फर्स्ट ने एलोरा के मंदिर का निर्माण कराया था। जो एलोरा है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का निर्माण, ये लो राष्ट्रकूट भी कंप्लीट है। राष्ट्रकूट इतना ही है, राष्ट्रकूट इतना ही है। संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, कृष्णदेव फर्स्ट। शासक निकल के आता है कृष्णदेव फर्स्ट। कृष्णदेव फर्स्ट ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अब कौन हो गया? पल्लव हो गया, गंग हो गया, चोल हो गया, राष्ट्रकूट हो गया। अब आता है चंदेल। चंदेल नहीं है, चंदेल। पता है कि चंदेलों का संस्थापक कौन था? यार ये तो बताओ यार, ये तो बताओ, मैं नहीं लिखूंगा यार। फटाफट आप वीडियो को पहले लाइक करो, क्योंकि यार आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं। वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाओ यार। समझदार हो आप सारे, सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करवाओ, वीडियो को शेयर करो। कितनी मेहनत करते हैं यार आप लोग।
पल्लव हो गया, गंग हो गया, चोल हो गया, राष्ट्रकूट, चंदेल। चंदेल फटाफट संस्थापक बोलो, फटाफट फटाफट फटाफट। इसके तो संस्थापक थे भैया, मेरे नाना जी ने संस्थापक की थी इसकी, मेरे नाना जी ने संस्थापक की थी चंदेल की। भैया यार मजाक कर रहे हो यार। संस्थापक थे नानू का। अब मेरे नाना ने इसकी स्थापना की थी चंदेल की, नानू का। संस्थापक का नाम था नानू का, नानू का। क्या याद रखोगे भैया, चंदेल के संस्थापक कौन थे? नानू का। मेरे नाना ने की थी चंदेल की स्थापना। चंदेल था उसकी चंदेल के संस्थापक कौन थे? मेरे नाना जी थे। यानी संस्थापक कौन हो जाएगा इसका? संस्थापक हो नानू का। और इन्होंने बनवाया था ये, अरे यार नाम किस, महाबलीपुरम आ गया, ब्लैक पेपर आ गया, ये आ गया। अरे वो नहीं था क्या मंदिर यार, एक मंदिर स्लिप हो गया दिमाग से। देखो महाबलीपुरम का शोर मंदिर आ गया, कोणार्क सूर्य मंदिर आ गया, बृहदेश्वर मंदिर आ गया, और ये एलोरा का कैलाश मंदिर आ गया। कौन सा बचा जहाँ पे मीटिंग हुई थी G20 की समिट भी हुई थी? कौन सा? फटाफट देखिए, बताइए यार, रह गया यार, दिमाग से निकल रहा था। हाय याद आ गया। कौन सा? खजुराहो का मंदिर, जो कि कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। मतलब यहाँ पे मीटिंग हुई थी, G20 की समिट हुई थी। खजुराहो का मंदिर, मैंने नाम जिसे कितने देख लिए अपन ने। महाबलीपुरम देख लिया, कोणार्क देख लिया, बृहदेश्वर देख लिया, अपन ने कृष्णदेव फर्स्ट का एलोरा मंदिर देख लिया, खजुराहो का मंदिर देख लिया। खजुराहो का मंदिर अपन ने देख लिया। ये था पंचायतन शैली में। कौन सी शैली में बनाया गया? पंचायतन शैली में बनाया है। पंचायतन शैली क्या होगा कि एक मंदिर यहाँ होगा, एक मंदिर यहाँ होगा, एक मंदिर ये है, एक मंदिर यहाँ। पंचायतन शैली बता रहा हूं आपको। और फिर बीच में मंदिर होगा। ये होती है पंचायतन शैली। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना ये भी कंप्लीट। सारे बता लो फटाफट खुद के लिए। आज क्वेश्चन क्या बोलता है? दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम के वास्तुकला के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर कर आया? पल्लवों ने बनाया महाबलीपुरम। किसने? नरसिंह वर्मा। आपको संस्थापक और बना दिया कि पल्लव के संस्थापक कौन थे, और नरसिंह वर्मा ने ये, इस गंग का ये, चोल का ये, राष्ट्रकूट का ये, चंदेल का ये। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लो एक बार। मैंने भी ऑप्शंस में एनालिसिस करवा दिया। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करके राजा राम मोहन राय की मदद की? नहीं बताएगा यार। 1829 में विलियम बेंटिक सती प्रथा के रूप में निकल के आते हैं। सती प्रथा को क्या कह रहे हैं? अब मेरा दिमाग घूमने लग गया है यार, क्या देखो बात है 1859 की। दिसंबर 1859 में क्या होता है कि जो विलियम बेंटिक थे, उन्होंने बोला कि भैया धारा 17 के तहत उनके द्वारा बोला गया कि भैया अब जो भी विधवा होगी, विधवाओं को जलाना क्या होगा? दंडनीय अपराध होगा। और इस कार्य को जो भी सहयोग करेगा उसको क्या है? मानव हत्या का आरोपी माना जाएगा। तो ये मेन पॉइंट यहां से क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे चल गया होगा। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में डैश के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ। मैंने बताया नहीं क्या यार, राज्याभिषेक कहां हुआ था उसका? कलानौर कहां पे था? पंजाब में लोकेटेड था। आंसर क्या आएगा? पंजाब। बात खत्म, पैसा हजम। अकबर आपको पूरा पढ़ा दिया भैया, खाई नहीं जाएगा। अपन ने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भैया इसमें तो बोल दूंगा भाई, मैं अपने जो मॉडर्न हिस्ट्री वाले उसमें नहीं बोलता लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब बोल रहा हूं क्योंकि यार ये सीरीज में यार आप लोग करवा सकते हो, चैनल को ग्रो करवाओ। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार और दिल से बोला। तो आज के लिए इतना ही। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा, वहां से आप ये पीपीटी ले लेना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।